जी, तो आज हम बाकी के एमसीक्यूज करेंगे। 20 हो गए थे। अगले देखें 21 वाला। इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इज़ ग्रेटर दैन द टेंशन दैन द बॉडी विल। ये वो पुली वाला क्वेश्चन है, यानी कि अगर एक पुली है इस तरह, इसके इधर एक वेट लटका हुआ है और एक इधर वेट लटका हुआ है, तो वेट किधर मूव करेगा? इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इज़ ग्रेटर दैन टेंशन दैन सॉरी ये वैसे सिंपल ही है। इफ़ द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ ग्रेटर दैन टेंशन दैन द बॉडी विल। ठीक है, मतलब ये देखें, एक एक बॉडी है, इसी की एग्जांपल ले ले, चले इसी की ये एक बॉडी है, इसकी जो इसका वेट जो है नीचे की तरफ हमल करेगा और टेंशन ऊपर की तरफ। वो कह रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इज़ ग्रेटर दैन टेंशन, वेट ज़्यादा हो तो टेंशन कम हो, तो वेट नीचे की तरफ हमल करेगा ऊपर की तरफ करेगा? तो ज़ाहिर है नीचे की तरफ हमल करेगा। तो लिख लें जी मूव डाउनवर्ड, ये वाला। ठीक हो गया। इफ़ ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज़ एक्टिंग along a string to balance the weight, then tension in the string is। अच्छा, वो कह रहा है कि एक फोर्स, आप एक वेट है, इसको बैलेंस करने के लिए यानी उठाने के लिए आपने ऊपर एक फोर्स लगाई है, ऊपर की तरफ रस्सी के साथ बांधा हुआ, ये ऊपर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं 25 न्यूटन की। ठीक है, तो इसके अंदर टेंशन कितनी होगी? अगर 25 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका वेट कितना होगा? तो वेट भी 25 न्यूटन ही होगा, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए आपने फोर्स लगाई है। ठीक है, 25 न्यूटन आपने उठाया हुआ उसको, तो वेट कितना है? 25 न्यूटन। तो अगर एक रस्सी के ऊपर दोनों सिरों पे ऊपर सेम फोर्स लग रही हो तो उसके अंदर टेंशन भी उतनी ही होती है, ये याद रखें। ठीक है, तो टेंशन कितनी होगी? 25 न्यूटन। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखें, ये एक दीवार है, इसके साथ मैंने एक रस्सी बांधी है, इधर मैं इसको पकड़ के फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की। अच्छा, रस्सी के दरमियान में मैं एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देता हूँ जो मुझे बताएगा कि मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैंने फोर्स लगाई, ये दीवार है, ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस बांधा हुआ है बीच में, और ये मुझे बता रहा है कि मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं 10 न्यूटन की फोर्स किसके पे लगा रहा हूँ? इस दीवार के ऊपर, जहाँ ये बांधी हुई है। ठीक है, तो दीवार भी मुझ पे ऊपर, मेरे ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। आप कहेंगे दीवार तो खड़ी है, वो तो नहीं लगा रही फोर्स। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ मैं किस तरह। अब ये देखें, अब रस्सी लें, दो बंदे खड़े कर दें, एक को इस तरफ एक को उस तरफ, बीच में आप स्प्रिंग बैलेंस लगा दें। ठीक है, अब इसको कहें कि 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाए और इसको भी कहें 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाए। जब ये दोनों 10-10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा 10 न्यूटन, वो 20 न्यूटन शो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें एक फ़ोर्स लग रही थी 10 न्यूटन की, तो ये स्प्रिंग बैलेंस 10 न्यूटन शो कर रहा था। अब दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो फिर भी वो 10 न्यूटन शो कर रहा है स्प्रिंग बैलेंस। तो इसका मतलब है इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी, दीवार भी लगा रही थी। तो वो थर्ड लॉ प्रूव होता है न्यूटन का कि अगर आप इसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। तो इस तरह ये प्रूव हो सकता है। तो याद रखें, अगर एक रस्सी के दोनों तरफ एक जैसी फोर्स लग रही है तो
उसके अंदर टेंशन कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी एक फोर्स है। मतलब ये नहीं होगा 10 + 10 20 न्यूटन हो जाएगी। 10 न्यूटन है तो एक साइड पे तो 10 न्यूटन ही रहेगी। चाहे आप उसको दीवार के साथ बांध के फोर्स लगाएं 10 न्यूटन की, चाहे दोनों तरफ खड़े करके 10 न्यूटन की फोर्स लगाएं, उसके अंदर टेंशन 10 न्यूटन की रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिए। तो अच्छा, इफ़ अ फोर्स 25 न्यूटन इज़ एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग टू बैलेंस द वेट, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़। आप देखिए ये दोनों तरफ फोर्स लग रही है, एक तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा वेट फोर्स लगा रहा है, तो दोनों 25-25 है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए उठाया हुआ इसका आपने। अच्छा, तो फोर्स भी 25 ही होगी, तो और वेट भी 25 होगा, तो टेंशन कितनी होगी 25, 50 नहीं हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया आपका आंसर। अगला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू। ये मैंने पूरा आर्टिकल कराया था आपको, ठीक है, मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसके बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? ये बराबर होता है फोर्स के, याद रखें। और वो आर्टिकल भी, वो क्वेश्चन भी तैयार करना आपको। अच्छा, आगे आ जाइए। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन सच सिस्टम इज़ कॉल्ड। जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगला है द फोर्स विच अपोज द मोशन इज़ कॉल्ड। जो मोशन को अपोज करती है उस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज़ मिनिमम। ठीक है, दो तरह की फ्रिक्शन हमने पढ़ी है, एक रोलिंग फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये भी पढ़ा था हमने कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से कम होती है। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज़ मैक्सिमम, कौन सी होती है? उसी का उलट है, रोलिंग या स्लाइडिंग। स्लाइडिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, फ्रिक्शन इज़ ड्यू टू। फ्रिक्शन क्यों होती है? रफनेस की वजह से होती है, शेप की वजह से होती है, स्मूथनेस की वजह से होती है, नन। तो ये रफनेस की वजह से होती है। ठीक है, जो सरफेस होती है, सरफेस की रफनेस की, और स्मूथ होगी तो कम होगी, जो जो रफ होती जाएगी सरफेस तो वो ज़्यादा होती जाएगी। तो याद रखिए रफनेस की वजह से। व्हेन अ ब्लॉक इज प्लेस ऑन द सरफेस इट्स वेट प्रोड्यूस। जब एक बॉडी एक दूसरी सरफेस पे रखी जाती है तो क्या पैदा होता है? टेंशन पैदा होती है, मोमेंटम पैदा होता है, इनर्शिया पैदा होता है, नॉर्मल रिएक्शन पैदा होता है। तो टेंशन तो स्ट्रिंग के अंदर, यानी रस्सी के अंदर पैदा होती है, ये नहीं होगा। मोमेंटम तो मोशन की वजह से पैदा होता है, इसमें मोशन तो हो नहीं रही तो मोमेंटम पैदा नहीं होगा। इनर्शिया भी अब ये है इनर्शिया और नॉर्मल रिएक्शन। इनर्शिया की दो कंडीशन होती हैं, या रेस्ट पे हो या मोशन में हो। ठीक है, तो वेट जो होता है, वेट इनर्शिया पैदा नहीं करता, वो नॉर्मल रिएक्शन पैदा करता है। ठीक है, अगर ये सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, तो वेट नीचे की तरफ हमला करेगा, इसके रिएक्शन में ये सरफेस जो है इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, जिसको आर या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो इसका आंसर डी है। चला देखिए जी, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का अफेक्ट क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है, रिड्यूस फ्रिक्शन। इन द सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ ए बॉडी इज़, जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें हर पार्टिकल होता है डिफरेंट है, द मोशन ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ ए बॉडी इज़
ये तो सेम ही होगी ज़्यादा, एक सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं वो सर्कल में घूम रहे होंगे, तो सबकी मोशन सेम है। ठीक है, अपोजिट तो हो नहीं सकती। ठीक है, सर्कल पे घूम रहे हैं ना, ऐसे सारे ही घूम रहे। द फोर्स विच कंपेल्स आ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड, जो इसको मजबूर करती है सर्कल में घूमने के लिए फोर्स, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, परपेंडिकुलर फोर्स और टेंशन, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन में पढ़ा था आपने। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इन अ सर्कल इज डबल देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, वेलोसिटी डबल कर दी है। इसका फार्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? mv²/r। तो अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर देता हूँ तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने गुना बढ़ जाएगी? अगर 2 है तो स्क्वायर लूँगा तो 4 हो जाएगी, 5 है तो 25 हो जाएगी, 6 है तो 36 हो जाएगी। तो ये तो 4 टाइम हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 टाइम, स्क्वायर है ना उसका, तो 4 टाइम हो रही है। द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो फोर्स के साथ ही अमल कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ अमल करेगा। बी, इसका बी आंसर। जैसे ये एक सर्कल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे अमल कर रही होती है? अंदर की तरफ। और अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यूनिट क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का? फार्मूला क्या होता है? देखो, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, तो म्यू किसके बराबर होगा? एफ ओवर आर। आर क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि वेट का उलट, वेट। तो वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? इसका भी न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये नन ऑफ नो यूनिट, तो ये नो यूनिट आएगा, कोई यूनिट नहीं इसका। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द ड्राई रोड इज़, ये कुछ वैल्यू है, ये बुक पे दी हुई हैं आपको, उनकी वैल्यू याद कर लें, या कुछ पूछ भी लेता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर है ये 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द ड्राई रोड इज़ 1। अच्छा, 1 न्यूटन, ये तो पहले भी आ चुके क्वेश्चन ये। ठीक है, ये अक्सर आता बोर्ड में। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स किसके बराबर होती है? एम ए के बराबर होती है। फोर्स बराबर है एम ए, ये फार्मूला है। तो फोर्स बराबर न्यूटन में होती है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? एम का यूनिट 1 किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आएगा पहले वाला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर है इसका। द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ 147 न्यूटन, इट्स मास विल बी व्हेन जी इज़ 10।
अगर वेट इतना है तो W बराबर mg होता है, तो m के साथ g को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 147 नहीं, वेट दिया हुआ है, आपने मैस निकालना है। तो मैस किसके बराबर होता है, W बराबर mg होता है, तो m किसके बराबर होगा, W/g। m बराबर होगा W/g, ठीक है। यानी कि W अगर 147 है, इसको डिवाइड कर देंगे आप 10 से, तो बन जाएगा 14.7। 14.7 की तरह ये है 40.7, ये आंसर आ गया, ये वेट, ठीक है। फार्मूला भी याद रखें, W बराबर है mg और m किसके बराबर होगा, g तरह के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो m बराबर है W/g। तो W अगर 147 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 14.7 आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ 147 न्यूटन, इट्स मास, ये तो कर लिया हमने। अगला, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड, तो इन दोनों के प्रोडक्ट क्या कहते हैं, मोमेंटम, ठीक है। इन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज कांस्टेंट रहता है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया आपके 40 क्वेश्चन MCQs के। अगले लेक्चर में हम करेंगे MCQs, ठीक है। MCQs नहीं, न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।